मूवी स्टार्ट होते हैं 1974 में। उसमें वेस्ट वर्जीनिया का एक सैनिटोरियम दिखाया जाता है। ये सैनिटोरियम स्पेशली डिफॉर्म लोगों के लिए बनाया गया था। ये डिफॉर्म लोग बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं दिखते थे। ये लोग बर्थ डिफेक्ट की वजह से डिफॉर्म बने थे। डिफॉर्म लोगों के लिए वहाँ डॉक्टर बैंडम और डॉक्टर एन थे। डॉक्टर बैंडम डॉक्टर एन को वहाँ के पेशेंट के बारे में बता रहे थे। तभी वहाँ पर मौजूद एक पेशेंट पीछे से बालों से डॉक्टर एन को पकड़ लेता है और उनकी बालों में लगी हेयर पिन निकाल लेता है। डॉक्टर बैंडम डॉक्टर एन को तीनों भाइयों के याकूब के पास लेकर जाते हैं। वो तीनों भाई सॉटूथ, थ्री फिंगर और वन आई होते हैं। ये तीनों भाई मिस्टर हीगो को जंगल में मिलते हैं, तभी इनको हीगो ब्रदर्स कहा जाता है। जब ये हीगो को मिले थे, इन्होंने अपने पेरेंट्स को खा लिया। डॉक्टर बैंडम इनको सबसे डेंजरस पेशेंट कहता है, जबकि ये अभी बच्चे ही थे। इनके डेंजरस होने का एक प्रूफ ये भी है कि इनमें से एक अपनी 2 फिंगर खा चुका था, इसका नाम थ्री फिंगर था। दूसरे ने अपनी एक आंख निकाल कर खा ली थी, इसका नाम वन आई था। जबकि सॉटूथ दीवार से अपने दांतों को रगड़ता रहता था। वो बहुत से लोगों को काटकर जख्मी भी कर चुका था। डॉक्टर एन के पूछने पर डॉक्टर बैंडम बताते हैं कि इन तीनों भाइयों को कोई दर्द महसूस नहीं होता है। इसके बाद वो आगे बढ़ जाते हैं। जिस पेशेंट ने डॉक्टर एन की हेयर पिन निकाली थी, वो इनकी मदद से यॉक खोने की कोशिश करता है। वो इतना समझदार नहीं होता, इसलिए वो यॉक नहीं खोल पाता है। तीनों भाई उसे ऐसा करते देखते हैं तो वो पिन मांगते हैं और वो पिन उनकी तरफ फेंकता है। थ्री फिंगर तीनों भाइयों में सबसे इंटेलिजेंट होता है। वो यॉक खोने में कामयाब हो जाता है। तीनों भाई चुपके से बाहर निकल आते हैं और गार्ड को मारकर सभी पेशेंट के शेल खोल देते हैं। जिसके बाद हर तरफ डिफॉर्म लोग फैल जाते हैं। ये तीनों भाई डॉक्टर एन को पकड़कर हाई वोल्टेज शॉक देते हैं। शॉक की वजह से डॉक्टर एन का दिमाग फट जाता है। इसके बाद वो डॉक्टर बैंडम को पकड़कर उनके हाथ पैर अलग करके उनको मार देते हैं। इसके बाद मूवी में 29 साल के बाद की स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें 9 स्टूडेंट स्नो इंजॉय करने आते हैं। वो सब अपने एक दोस्त के केबिन में जा रहे होते हैं और रास्ता भटक जाते हैं। तभी तेज तूफान आ जाता है। उनको एक बिल्डिंग दिखाई देती है। वो सब उस तूफान से बचने के लिए उस बिल्डिंग में चले जाते हैं। वो ये नहीं जानते थे कि वहाँ जाने से वो मुसीबत में फंस जाएंगे। ये वही बिल्डिंग थी जहाँ तीनों भाई रहते थे। जब वो अंदर जाते हैं तो समझ जाते हैं कि ये एक हॉस्पिटल था, तो वहाँ आग जलाते हैं और वहाँ बैठ जाते हैं। फिर वो उस जगह को सुनसान देखकर वो उसकी तलाशी लेने लगते हैं। तलाशी लेने से इंचार्ज ऑफिस में उनको वाइन मिलती है, जहाँ उन्हें एक पेशेंट की फाइल भी मिलती है, जिसे देखकर उनको पता चलता है कि यहाँ डिफॉर्म लोगों को रखा गया था। उधर तीनों भाई किसी को मारकर बिल्डिंग में लेकर आ रहे थे। इधर ये तीनों टाइम स्पेंड करने के लिए हॉस्पिटल में घूमते हैं, जहाँ इन्हें कुछ नज़र आता है तो इनमें से विंसेंट चेक करने अंदर जाता है और अंदर जाते ही वो चले जाने लगता है। जेना और केनिया दोनों लड़कियां जो बाहर खड़ी थी, वो अंदर विंसेंट को देखने जाती हैं कि उसके साथ क्या हुआ। विंसेंट एक हॉरर प्रैंक करता है, जिस पर जेना और केनिया बहुत नाराज हो जाती है और वहां से चली जाती है। तभी वन आई उसका पीछा कर रहा होता है। विंसेंट जनरेटर ढूंढता है और मिलने पर उसे ऑन कर देता है। सभी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। वो सभी पार्टी करने लगते हैं। सभी पार्टी करते हुए ऐसी जगह पहुंचते हैं जहाँ उनको एक फिल्म हॉल मिलती है। जेनिया उसे प्रोजेक्टर पर लगाकर प्ले करता है। उसमें वो देखता है कि उन भाइयों पर टेस्ट किया जा रहा है। ये फिल्म देखते रोलिन बताती है कि उसके भाई ने उसे बताया था कि डिफॉर्म लोग बहुत खतरनाक होते हैं, वो लोगों को मारने के बाद खा जाते हैं। दोस्तों में से कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता और सभी लोग सोने चले जाते हैं। रात को सभी सो रहे होते हैं तो विंसेंट को नींद नहीं आती, तो वह कमरे से बाहर निकल जाता है। तो वो देखता है कि उसके सामने कोई खड़ा है। देखने में पता चलता है कि ये वही दोस्त था जिसके केबिन में ये जा रहे थे, मगर वो मर चुका था। और लेकिन वो उससे पहले कुछ समझ पाता, सॉटूथ उसको मार देता। सुबह होने पर सभी देखते कि बर्फीला तूफान अभी तक नहीं रुका। जेना सुबह सभी से विंसेंट के बारे में पूछती है तो वो सोचती है कि विंसेंट उनके साथ मजाक कर रहा है। सभी मिलकर उसको ढूंढते हैं। उनमें से 4 लोग बेसमेंट में जाते हैं, जहाँ उनको डिफरेंट टाइप के टूल मिलते हैं और उन्हें बहुत सारे सेल मिलते हैं जहाँ डिफॉर्म पेशेंट को रखा गया था। आगे बढ़ने पर वो देखते हैं कि शीशे पर खून लगा है, जिसे देखकर वो घबरा जाते हैं और अलग होकर विंसेंट को ढूंढने लगते हैं। जेना किचन में आ जाती है। वहाँ वो देखती है कि सॉटूथ वाटर को काट रहा होता है। थ्री फिंगर यहाँ आकर सॉटूथ को ले जाता है। जेना ये देखकर टेंशन में भागने लगती है। वो वापस आकर सबको ये बताने की कोशिश करती है। तभी एक जैकेट में उनके सामने आकर कुछ गिरता है। केना उसे देखने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो अपने होश खो बैठती है क्योंकि जैकेट में वाटर का कटा हुआ सर होता है। वो सभी भागने की कोशिश करते हैं
कि वो तीनों भाई बालकनी से एक तार नीचे फेंक कर केजे के गले में फंसा कर ऊपर खींचती हैं। तब काजे उसके नीचे से पैर पकड़ लेता है। पूरी कोशिश के बाद भी वो उसे बचा नहीं पाता और केजे का सर उसकी बॉडी से अलग होकर उसके ऊपर गिर जाता है। वो लोग बिल्डिंग से बाहर निकल कर भागने लगते हैं, लेकिन उनके स्नो मोटर स्टार्ट नहीं होते क्योंकि उनके स्पार्क प्लग निकाल दिए होते हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो तूफान में भी खड़े नहीं रह सकते थे, इसलिए वो इंचार्ज ऑफिस में बंद रहने का फैसला करते हैं। इसमें जाते ही वो खुद को लॉक कर लेते हैं। अपनी सेफ्टी के लिए इनके पास कोई हथियार नहीं था। काइल, सैरा और डेनियल बेसमेंट में हथियार लेने चले जाते हैं। थ्री फिंगर उनका पीछा करने लगता है। वो लोग जल्दी से जाकर एक केज में छुप जाते हैं। थ्री फिंगर के वापस जाने पर ये लोग हथियार लेकर वापस जाने लगते हैं। दूसरी तरफ बनाई ड्रिल मशीन से दरवाजे में होल कर देता है और केनिया को पकड़ लेता है, लेकिन ब्रिजिट उसके हाथ में चाकू मारकर उसे बचा लेती है। वो सभी बेसमेंट में भागे होते हैं। सबसे पीछे डेनियल था जिसे शॉट पड़कर किचन में ये जाकर बांध देता है। काइल और सैरा जब देखते हैं कि डेनियल उनके पीछे नहीं आया, इधर तीनों भाई डेनियल को जिंदा काट रहे होते हैं। बाकी सभी दोस्त उसकी चीखें सुन रहे होते हैं। फिर ये सोचते हैं कि भाई ये लोग डेनियल को बचाने का फैसला करते हैं। काइल ये देखता है कि ये डेनियल के बॉडी पार्ट्स काट कर ऑयल में फेंक करके खा रहे हैं। ये फैसला करते हैं कि ये तीनों भाइयों को अपनी जाल में फंसाएंगे। वो तीनों पर हमला करके उनको सेल में बंद कर देते हैं। काइल उनको जलाकर मारने का फैसला करता है, लेकिन इंसानियत के नाते केनिया मना कर देती है और काइल को वहीं छोड़कर सभी सोने चले जाते हैं। वहाँ उनको सेल में वही पुरानी हेयरपिन मिल जाती है। उधर काइल को नींद आ जाती है। थ्री फिंगर अपनी स्मार्टनेस दिखाते हुए सेल को खोल देता है और सॉटवुड काइल को पकड़ लेता है। जब केनिया काइल को देखने आती है तो जनरेटर बंद हो जाता है, हल्का अंधेरा हो जाता है। वो देखती है कि ना तो वहाँ तीनों भाई है ना तो काइल। वो वापस जाकर सबको बताती है कि उसी वक्त दरवाजे पर कोई आ जाता है जिसका चेहरा छुपा हुआ था। ये लोग उसको थ्री फिंगर समझकर मार देते, जबकि उनको बाद में पता चलता है कि वो थ्री फिंगर नहीं काइल था जिसकी जुबान काट दी गई थी। वो लोग भागने लगते हैं कि तीनों भाई उनके पीछे लग जाते। ये लोग उस कमरे में जाते जहाँ उनका सामान पड़ा होता है। वो अपनी जैकेट पहन के खिड़की से भागने लगते हैं। उनको एक टूटी खिड़की मिलती है जिसकी दूसरी तरफ बर्फ जमी हुई थी। सारा उस बर्फ को हटाती है। वो तीनों भाई वहाँ आ जाते हैं। थ्री फिंगर और सॉटवुड दरवाज़ा खोलते हैं पर वो नाकाम हो जाते हैं। उधर सारा बर्फ तोड़कर रास्ता बनाने में कामयाब हो जाती है। सारा केनिया और ब्रिजिट को बाहर निकाल देती है, लेकिन जेना बाहर निकलने में कामयाब नहीं हो पाती। तभी सॉटवुड जेना को ड्रिल मशीन की सहायता से मार देता है और ये तीनों वहाँ से बाहर निकलती हैं। तीनों भाई भी स्नो मोटर से उनका पीछा करने लगते हैं। सॉटवुड ब्रिजिट को पकड़ लेता है कि वो उसके हाथ पर छुरी से वार करके उससे खुद को बचा देती है। उधर योरेन दिखाई जाती है जो सर्दी से मर चुकी होती है। वो रोड के सामने थी, लेकिन तूफान की वजह से उसे रोड दिखाई नहीं देती है। इधर सॉटवुड तो स्नो मोटर से ब्रिजिट को पीसकर मार देता है। अब सिर्फ सैरा और केनिया ही बचती हैं। वह नया केनिया का पीछा कर रहा होता है। वो उसको पकड़ने वाला ही होता है। सारा हिम्मत से काम करते हुए उस पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देती है और उसकी स्नो मोटर से दोनों भागने लगते हैं। वो दोनों बहुत खुश हो रही होती हैं क्योंकि वो सोचती हैं कि वो दोनों बच गए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो खुशी में आगे जाके वायर को नहीं देख पाती। ये वायर उनका सर बॉडी से अलग कर देती है और हम यहाँ देखते हैं कि थ्री फिंगर आता है और उन दोनों के से लेकर जाता है और उन दोनों की बॉडी वहीं पड़ी रहने देता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।